नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। मैं हूं निधि कुलपति। हम दिल्ली के लोग एक बेजान नदी के आसपास जी रहे हैं। ये नदी है यमुना, जो गंगा के साथ मिलकर इस देश का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान गंगा यमुना का दोआब बनाती है, जिस पर देश की करीब 50 करोड़ आबादी अपनी गुजर बसर करती है। अकेले 6 करोड़ लोग सिर्फ यमुना के पानी के भरोसे जी रहे हैं। वो नदी जिसे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में देवी की तरह पूजा जाता है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उसकी भी बात क्यों ना करें। पौराणिक ग्रंथों में सूर्य की बेटी कही गई यमुना इतनी मैली है कि दिल्ली में सूरज की किरणें उसके पानी को भी नहीं भेद पाती। करीब 6,387 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली इस नदी की कुल लंबाई 1,376 किलोमीटर है। अपने साथ टोन्स, चंबल, बेतवा और केन का पानी लेते हुए ये नदी इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में गंगा से मिलती है। इस दौरान ये नदी उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरती है। उत्तराखंड और हिमाचल में ये नदी पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन फिर जब इस पर बैराजों और बांधों का सिलसिला शुरू होता है तो यमुना की बदहाली की कहानी भी शुरू हो जाती है। डाक पत्थर, हथनी कुंड और ताजेवाला बैराज पर सिंचाई और पीने की जरूरतों के लिए इसका पानी रोक दिया जाता है। यही इससे पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर की काट कर निकाली जाती है, जो हरियाणा को फसलों के मामले में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाती है। जब इतना पानी निकाल लिया जाएगा और रोक लिया जाएगा तो यमुना में बचेगा क्या? फिर भी यमुना बहती हुई दिल्ली तक आती है और दिल्ली के बॉर्डर पर वजीराबाद बैराज में रोक ली जाती है। इसके बाद अगले 22 किलोमीटर तक दिल्ली में जो नदी बहती है वो बस नाम की यमुना है। दिल्ली का पूरा कचरा उसमें गिरता है। औद्योगिक कचरा और सीवेज लेकर 22 नाले उसमें एक एक कर गिरते हैं और उसके पानी को जहरीला बना जाते हैं। यही पानी नाले की शक्ल में दिल्ली में यमुना में बहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सभी मानकों में यमुना दिल्ली में फेल हो जाती है, जैसे पानी में घुली ऑक्सीजन यानी डीओ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और टोटल कोलिफॉर्म लेवल। ये सब तय मात्रा में इतनी दूर होते हैं कि आंचमन करना तो दूर, नदी में डुबकी लगाने लायक भी नहीं रह जाती है। दिल्ली आते आते नदी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा शून्य रह जाती है, जबकि नहाने के पानी के लिए इसे कम से कम 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना ही चाहिए। BOD भी स्टैंडर्ड वैल्यू से 13 गुना ज्यादा है, जबकि नहाने के लिए कम से कम 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना ही चाहिए। टोटल कोलिफॉर्म लेवल भी 17,000 मिलियन MPN प्रति 100 मिलीलीटर है, जो कि 500 MPN प्रति 100 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहरहाल दिल्ली के अंदर यमुना की 22 किलोमीटर लंबाई जो है उसकी कुल लंबाई की सिर्फ 2% है, लेकिन यमुना 80% प्रदूषण का शिकार इतने से ही हिस्से में हो जाती है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में यमुना के पानी में निकल, लेड, मैंगनीज, क्रोमियम, मर्करी और जिंक जैसे हेवी मेटल्स काफी मात्रा में है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने तो अपने हाल के एक आदेश में कहा है कि यमुना के थाले में पैदा की जाने वाली जो सब्जियां और फसलों में जहरीले तत्व बहुत ही ज्यादा हैं और ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं, इसलिए यहाँ फल सब्जियां ना उगाई जाए। एक अध्ययन के मुताबिक यमुना के गंदे पानी से निकलने वाली जहरीली गैसें दिल्ली मेट्रो को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। यमुना के ऊपर से गुजरने वाली मेट्रो के डिब्बों का एयर कंडीशनिंग सिस्टम अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसों से प्रभावित हो रहा है। ये गैसें मेट्रो के AC कंप्रेसर को नुकसान पहुंचाती हैं, इसके जॉइंट्स की कोटिंग्स में कोरोजन बढ़ाती हैं और इसकी कूलेंट जो गैसें हैं उसकी वजह से लीक हो जाती है। तो यमुना का प्रदूषण जब मेट्रो तक हो इतना प्रभावित कर रहा है तो हम और आप कैसे इससे बचे रह सकते हैं? अमोनिया गैस सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है, इससे फेफड़ों पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सिर दर्द, दमा, ब्रोंकाइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटल डिसऑर्डर की वजह बनती है। तो यमुना में आर्सेनिक का स्तर भी काफी बढ़ा हुआ है, जिससे चमड़ी से जुड़े रोग होते हैं और कैंसर तक हो सकता है। यमुना में मर्क्यूरी यानी पारे का स्तर भी काफी बढ़ा है, जो किडनी फेलियर, कैंसर, हमारे इम्यून सिस्टम की कमजोरी जैसे दिक्कतें पैदा करता है। ऊपर से दिल्ली पानी के
लिए यमुना पर ही निर्भर है। दिल्ली के पीने के पानी का 70% जरूरत जो है वो यमुना से पूरी होती है। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक यमुना की सफाई के नाम पर चले अभियानों में खर्च किए जा चुके हैं और इतना पैसा यमुना में बह गया, लेकिन यमुना मैले की मैली ही रह गई। ऊपर से चिंता ये कि हम अब भी यमुना को लेकर संवेदनशील नहीं हुए हैं। अगर हुए होते तो क्या आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के लिए दिल्ली में यमुना के किनारे एक बड़े इलाके में इतने बड़े आयोजन की मंजूरी देते? ये तस्वीरें बता रही हैं तैयारियां कितने बड़े पैमाने पर चल रही हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस आयोजन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में कहा गया है कि यमुना किनारे इतने बड़े आयोजन से नदी में प्रदूषण बढ़ेगा, उसकी पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी पर विपरीत असर पड़ेगा, बची कुची जो जैव विविधता भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इस आयोजन की मंजूरी इसे रद्द की जाए। तो सुनवाई के दौरान डीडीए ने बताया कि उसने 24 हेक्टेयर इलाके में ही कार्यक्रम की मंजूरी दी थी, लेकिन अस्थायी निर्माण 68 हेक्टेयर इलाके में चल रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग ने अपने प्रचार अभियान में दावा किया है कि करीब 35 लाख लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आएंगे। हालांकि अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उसने ये संख्या 2 लाख बताई है। तो कोर्ट ने पूछा है कि क्या आर्ट ऑफ लिविंग ने कार्यक्रम से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया है? क्या पर्यावरण मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी? यमुना को नुकसान से बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया है? दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने किस आधार पर कार्यक्रम को मंजूरी दी? और ऐसे तमाम सवाल यमुना किनारे होने वाले इस कार्यक्रम पर खड़े किए जा रहे हैं। इस पर आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख श्री रविशंकर का क्या कहना है इस मुद्दे पर। कोर्ट ने बताया है हमने एक भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, डीडीए ने बताया है। मैं तो इतना कहूंगा, हमने कहा दिल से, दिल्ली वालों से थोड़ी सी जगह दो, मैं वहां झाड़ू लगाऊंगा, जादू दिखाऊंगा और जन्नत लेके आऊंगा। लोगों ने कहा ये बड़ा जुल्म है, आपको जुल्माने लगेंगे। हमने कहा हम उनके जनून हैं जिनके आप हो। तुम्हारे साथ खास पैनल आज मौजूद है। हिमांशु ठक्कर कोऑर्डिनेटर हैं साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स रिवर्स एंड पीपल यानी कि SANDRP। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता VHP हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी विशालानंद प्रवक्ता दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमें इंतजार है, जुड़ चुके हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता सदस्य कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगी हमारे VHP के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी के पास और उनसे ही मैं जानना चाहूँगी, हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और हमारी जो नदियाँ हैं उनको हम देवी का दर्जा देते हैं। यमुना की स्थिति वाकई में बहुत गंभीर है। क्या इसको हमने ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की सोची है? इस बारे में, आयोजन के बारे में हम बढ़ रहे हैं आगे? निधि जी आपने अभी आंकड़े दिए हैं और वो आंकड़े किसी के भी आंख खोलने के लिए पर्याप्त हैं। बहुत जागरूकता वाले आंकड़े हैं ये। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा जी कि श्री जी ने 5-6 साल से मैं देख रहा हूं कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के वो यमुना किनारे जाते हैं और उसकी सफाई करते हैं, उसका कीचड़ निकालते हैं और वो उसके प्रति जागरूक हैं। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात है कि उसके प्रति जागरूक हैं। और अभी भी उनकी देश दुनिया में जिस प्रकार की छवि है, वो प्रदूषण मुक्त दुनिया, ऐसा उनकी छवि बनी हुई है। इसके बाद एक कार्यक्रम तय होता है और 6 महीने से निधि जी इसकी तैयारियां हो रही हैं जी, लेकिन इसका कोई भी अभी विवाद अभी तक नहीं आया था। जब उसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, पूरी होने के बाद अब उसका विरोध होना शुरू हो गया है। इसमें कुछ चीजें समझनी आवश्यक है निधि जी। दुनिया भर से लोग यहां पर आ रहे हैं और 35 लाख लोगों की बात कही जा रही है जी। जो लोग आएंगे वो यमुना किनारे नहीं रुक रहे हैं, वो दिल्ली के होटलों में रुकेंगे। आप कह रहे हैं 35 लाख, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कहा गया भाई 2 से 3 लाख ही आएंगे। जो आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट है उसमें कहा जा रहा है 35 लाख। बहरहाल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हिमांशु ठक्कर, आप अपनी गर्दन हिला रहे थे कि नहीं,
क्यों अब ऐसा क्यों हुआ कि जो ये सुर हैं विरोध के वो अभी कुछ दिनों से आ रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि भाई पहले से हमने कहा था, 6 महीने से तैयारी चल रही थी, तब से क्यों नहीं, वास्तव में ये बात सही नहीं है। एक्चुअली आप देखें तो ये लगता है कि एक अहंकार का उफान चल रहा है श्री रविशंकर जी और उनके जो सपोर्टर है, जो उन्होंने जो भी थोड़ी गुडविल उन्होंने 4-5 साल पहले थोड़ा सफाई का काम किया था वो भी खत्म हो गई है। दिक्कत यह है कि ये काम इनको परमिशन कब मिली डीडीए से? 15 दिसंबर को। उसके पहले तो कोई काम होने का सवाल ही नहीं है। 15 दिसंबर को डीडीए ने परमिशन दी। उसके पहले 11 दिसंबर को ऑलरेडी लेटर जा चुके थे एलजी जो डीडीए के चेयरमैन हैं और सभी संस्थाओं को कि ये काम होने जा रहा है। तो इसके बारे में ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 13 जनवरी 2015 को जो आदेश दिया है मैली से निर्मल यमुना की योजना के ऊपर, उसमें साफ है कि फ्लड प्लेन और नदी का कोई ऐसे उसके ऊपर काम नहीं होना चाहिए जिससे कि नदी, उसकी बायोडाइवर्सिटी, उसके फ्लड प्लेन, उसकी कोई भी नदी की कैरेक्टरिस्टिक पे प्रभाव पड़े। और ये सभी पे प्रभाव पड़ने जा रहा है, यानी एनजीटी के कायदे का आदेश का उल्लंघन है। और ये बात जब 11 दिसंबर को लेटर गया था एलजी और उन लोगों, तभी बताया दिया, तभी काम शुरू भी नहीं हुआ था, उनको कोई परमिशन नहीं मिली थी। तो अगर 15 दिसंबर की तारीख दी जा रही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक कार्यक्रम में बात कर रही थी, पहले था कि डीडीए ने रिजेक्ट कर दी थी इनकी 30 नवंबर को उन्होंने आज एनजीटी में कहा, 30 नवंबर को डीडीए लेटर लिखता है एओएल को कहते हुए कि आपको परमिशन नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि आप जिस जमीन पे ये आयोजन कर रहे हैं वो एक्टिव फ्लड प्लेन है एक, और दूसरा ये एनजीटी के कायदे के खिलाफ है। ये पत्र आज डीडीए के लॉयर ने एनजीटी में पढ़ा, तो एनजीटी ने सवाल पूछा वाजिब थे कि क्या बदल गया 15 दिन में? क्या बदल गया 15 दिन में? हरिशंकर गुप्ता जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल साफ हम कहना चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं। और श्री रविशंकर जी बहुत सम्मानित आदमी है, लाखों उनके फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इतना बड़ा आध्यात्मिक आदमी, कानून तो सबके लिए एक जैसा है, कानून से बड़ा तो कोई भी चीज नहीं है। और मेरा मानना यह है कि जो पूरा 4-5 दिन से 15 दिन से लगातार जो क्रियाक्रम चल रहा है, उसमें अगर हम करीब से देखें उसको, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही कानून के उल्लंघन से हुई है। आपने कितनी जमीन के लिए अप्लाई किया, कितनी जमीन पर आप पूरा का पूरा वो बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2021 का जो मास्टर प्लान है जी, उसमें एक जोन कहते हैं, हम उसको ओ जोन बोलते हैं, जिसमें ये फ्लड प्लेन्स, खादर की जमीन जो आती है सारी की सारी, उसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए वहां पर जो है एक प्रोविजन रखा हुआ है जी। अब वो कोर्ट में जाके उन्होंने दलील दी कि साहब हमें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए जमीन मिली है, लेकिन उसमें साफ लिखा हुआ है कि यहां पर आप किसी प्रकार की टेम्परेरी और परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये बड़ा क्लियर है। और बड़ी सबसे बड़ी बात यह कि आज दिन तक पुलिस की परमिशन नहीं है। 35 लाख लोग होने का दावा कर रहे हैं। अगर वो लोग दिल्ली में आएंगे, कोई हादसा होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने सुना था फायर ब्रिगेड की परमिशन नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, कार्यक्रम हो, ये तो गुरुजी को करना ये चाहिए था कि एक देश के अंदर कोई एक बड़ा अच्छा जगह ढूंढकर, खरीद कर, कैसे भी करके उसको एक नगर बनाते, फिर राष्ट्र को समर्पित करते, पैसा भी काम आता और एक भव्य प्रोग्राम होता। इस प्रकार कानून की धज्जियां नहीं उगड़ती। एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, जिस कदम पर भी हम चलते हैं वहां पर कानून का उल्लंघन पड़ता है। स्वामी विशालानंद जी, एक तरफ इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है जिसको ऊपर तौर पर कहा जाता है कि नहीं, जिस तरह से उन्होंने खुद बोला कि मैं लोगों को जन्नत दिखाऊंगा, जादू करूंगा और शांति के लिए होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे सामने जो नदियां हैं हमारी, जो एक तरह से बिल्कुल मर सी गई हैं, उनको बिल्कुल उनको ध्यान में ना रखा जाए और फिर इस कार्यक्रम को किया जाए। निधि जी, इस पर मैं आपको एक चीज, आप ही के चैनल का एक प्रोग्राम है जिसमें आपने सेव टाइगर कैंपेन छेड़ा, है ना? और उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि सेव टाइगर कैंपेन या WWF ने सेव पांडा कैंपेन छेड़ा। उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आपने किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बचाना है जी। उसका मकसद ये था कि आप पूरी सोसाइटी का ध्यान वाइल्ड लाइफ की तरफ लेकर जाएं, है ना? यही मकसद था। तो जिस समय हम इस तरह के काम करते हैं, हमने कहा कि आज वुमेन्स डे और महिला दिवस वाले दिन जमुना हमारी माँ है और हम उसको पल्यूट करने जा रहे हैं, शायद वो ये नहीं है उसका मकसद। उसका मकसद है, भारत इस समय एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल और कल्चरल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है और उसका मकसद है उसका मकसद है कि दुनिया का ध्यान हमारे जो पेन पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आकर्षित करना कि कहां हमें हीलिंग चाहिए,
कहां किन किन चीजों तो को। आप नदियों की यमुना- हीलिंग की बात कर रहे मैं हैं। नदियों की हीलिंग की बात कर रहा हूं। हमारा मकसद तो आप सिर्फ ये यमुना कह तक रहे हैं बुलाना नहीं है। तो आपका ये हमारा- कहना है कि आप यमुना की हीलिंग के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप देखिए, अगर 35 लाख लोग और देश के लगभग 141 देशों से आएंगे, अगर इतने लोग आ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर नहीं बिल्टअप होता कि जहां पर इतने लोग आ रहे हैं वहां पर एक बार तो ये हो सकता है। देखिए, मैं तो पूरी वो फहरिस्त लेके बैठी हूँ। नहीं, आपने जो चीज बताई, आपने जितने फिगर्स बताई, इसके बाद कुछ कहना शेष नहीं रह जाता कि कितनी पॉल्यूटेड है। नहीं, वो तो नदी की बात है। वो एक्चुअल में एनवायरमेंटलिस्ट को बहुत पहले सोचना चाहिए था। आज हम एक बुरा मत मानिएगा, मुझे लगता है एक पब्लिसिटी स्टंट है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए 11th आवर पे हम आ गए। सॉरी हिमांशु जी, लेट मी कंप्लीट माय थिंग। तो आज हम एक 11th आवर पे, हम जब इवेंट होने जा रहा है, 6 महीने से जो काम चल रहा है, हम उसके लिए 11th आवर पे आ गए, जहां पर इन्होंने कहा कि कानून की धज्जियां उड़ी। क्योंकि आप देखिए, सिस्टम ऐसे बने हैं हमारे देश में, डीडीए 3 महीने से पहले परमिशन नहीं देता। बट अगर कोई ऐसा इवेंट होना है जिसमें 1 साल की तैयारी की जरूरत है, क्या इस देश में वो इवेंट ना किए जाएं? या फिर हम ये कहें कि पहले वो नगर बसे तब जाके वो इवेंट करें? ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नचेगी, ना कभी ऐसे 3 महीने पहले दिया जाता है, लेकिन अपनी तैयारी तो उनकी पहले से हो सकती थी ना। क्यों यहाँ से मलबा बैकएंड तैयारी चल रही थी ऑलरेडी। सर, क्यों वहां से, मैं स्वामी जी मैं पूछना चाहती हूँ, जो अलार्मिंग फैक्ट सामने आए कि जो एक फ्लड प्लेन होता है उसको पूरा आपने समतल कर दिया, सारे उसके शब्द हटा दिए, सारा वहां से मलबा उठाकर एक ऐसी जगह डाल दिया जिससे हमारी यमुना को जो थोड़ी बहुत साफ पानी मिलता था वो भी हमारी यमुना का चोक हो जाए। नहीं, हम साफ पानी हमें मिलता ही नहीं था। एक तो वो एग्जिट पॉइंट है दिल्ली से यमुना का। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। एक तो सॉरी हिमांशु जी, लेट मी कंप्लीट। शशि शेखर जी की अध्यक्षता में जी। एनजीटी ने भेजी थी वो कमेटी, और उसमें 3 अध्यक्ष, शशि शेखर जी जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है, और उनके साथ 3 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स थे। वो कमेटी और 3 रिपोर्ट, एक नहीं, पहले एनजीटी ने गोसाई साहब को बोला, आईआईटी दिल्ली को, फिर उन्होंने एनजीटी की ये 4 मेंबर कमेटी को बोला, और फिर एमओईएफ को बोला। तीनों कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया है कि ये एक्टिविटी ने ऑलरेडी यमुना के फ्लड प्लेन का सत्यानाश कर दिया है। जो वेजिटेशन था उसको काट दिया है, पेड़ को काट दिया। देखिए, वहां पे फ्लड प्लेन पे वेजिटेशन था ही नहीं, इकोलॉजी थी ही नहीं। ये आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं जनाब, मैं नहीं कह रहा। आपकी एनजीटी की रिपोर्ट कह रही है, आप उसको मैं कह नहीं रहे कह हैं रहा, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बता रही हैं। देखिए, पहले भी बहुत सारी एनजीओज ने, आज भी है वेजिटेशन, आप जाके बहुत सारी देखेंगे एनजीओज ने पहले भी। एक सेकंड, एक हरिशंकर जी, लेट मी, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। सवाल मैं पूछता हूं आपसे। आज इस कार्यक्रम के लिए इतने आर्गुमेंट हो रहे हैं, सपोर्ट में भी हो रहे हैं, कुछ लोग, हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई कानून के दायरे में सारा काम हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। कल को दूसरा धर्म या जाति के लोग कार्यक्रम को यहां पर करना चाहेंगे कि इजाजत मिल जाएगी उसको? किसके आशीर्वाद से? सुनिए मेरी बात काटिए मत। मैं यही तो कह रहा हूं, इस देश में कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू होने जा रही है। वी शुड मोटिवेट दीज थिंग्स रादर एनजीटी इन सपोर्ट विद सच ऑर्गेनाइजेशंस ड्रॉ अ रोड मैप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें बहस पड़ जाएंगे तो लंबा। 120 करोड़ रुपए एनजीटी ने कहा कि ये लोग जमा करवाएं। 120 करोड़ रुपए का ये दादागिरी है। कार्यक्रम की परमिशन नहीं है, पुलिस की परमिशन नहीं है, किसके आशीर्वाद से आप पहुंच गए वहां टेंट लेकर? किसके आशीर्वाद से पहुंच गए? सवाल यह है कि क्या वो लोग जिन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जाइए हम आपके साथ हैं, कौन लोग हैं वो? सरकार में बैठे हुए कौन लोग हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया है? मैं अगर चाहूं कि एक ट्रक मलबा भी वहां डाल सकूं उस जगह पर, तो मुझे तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। आप लोग इतना सारा सामान, साजो सामान लेकर वहां पहुंच गए और किसी ने देखिए, बात सुनिए। अच्छा, आपको अब नहीं, आप ये कह रहे हैं ये पॉलिटिसाइज हो गया, लेकिन इसमें गलत बात तो नहीं कर रहे भाई। देखिए, हमें ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोचना है, ना कि रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ जाना है। हमें आगे बढ़ना है, हमें जैसे जाट आंदोलन पिछड़ेपन की ओर बढ़ने। स्वामी जी, ये बात है, हम भी समझते हैं सारी बातें। हिमांशु ये कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहे हैं, हमें पिछड़ापन में हम चले जाएंगे। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोबिलाइज, वी हैव टू मोबिलाइज एक्शन फॉर यमुना, वी डोंट हैव टू मोबिलाइज एक्शन फॉर स्टॉपिंग ऑल द इवेंट्स। नहीं, आपने यमुना के लिए सत्यानाश करके यमुना का उद्धार नहीं कर सकते। अरे साहब, आप यमुना का फ्लड प्लेन को सत्यानाश कर चुके हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड तो चेक कीजिए, आप बैकग्राउंड स्टडी कीजिए। एक सेकंड, कानून की बात नहीं कर रहा। देखिए, इसको बात करेंगे, कानून की बात करनी पड़ेगी अपने। आपने एक बार ये कोई दादागिरी थोड़ा है, कानून की बात नहीं
करेंगे। ये इवेंट मैं नहीं ऑर्गेनाइज कर रहा, दिस इज जस्ट माय स्टैंड। फिर आप समर्थन क्यों? सवाल है कि जब वो दुनिया भर में बड़े बड़े स्टेडियम्स में कराते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं किसी बड़े स्टेडियम में? एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60 साल में क्या डेवलप हुआ है कि देश में जो दिल्ली में सबसे बड़ा स्टेडियम है उसमें सिर्फ 25,000 ऑडियंस बैठ सकती है। मैं आपको हमें बताता एक हूं, इवेंट करना था, इनको जानकारी नहीं है इनको, मैं बताता हूं आपको। देखिए सर, निरंकारी संघ सभा कब होता है दिल्ली के अंदर? आप ग्रेटर नोएडा जा साहब वो सकते 50 थे। एकड़ सारी जमीन है, नहीं, 50 एकड़ आपको जमीन है मालूम हमारा नहीं, आश्रम। आप तो जाके देखें वहां पर स्वामी कभी। अरे जी, जनाब मैं वहां 35 रहता लाख हूं, लोग मेरा आते हैं आश्रम है वहां पर, क्या बात कर रहे हैं? 35 बुराड़ी में निरंकारी संघ समागम होता जनाब है। 50 एकड़ जमीन है, 35 लाख लोग आते हैं। नहीं हिमांशु, हिमांशु इस मामले में राजनीति ना हो, इस मामले में राजनीति ना हो। जो जमीन पर हमारी नदी का नुकसान होता है, मैं वो ज्यादा समझना चाहती हूँ। निधि जी, यूएस में और यूरोप में एयरपोर्ट्स पे बड़े बड़े रॉक शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां पे 30-30 लाख लोग आते हैं, स्ट्रिंग्स के और तमाम बैंड्स के, कितने बड़े बड़े बैंड्स के शोज ऑर्गेनाइज होते हैं। हमारे पास सफदरजंग एयरपोर्ट पड़ा है सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के लिए। सर उनकी नदी आपको पता है, उन्होंने सर आप जानते हैं उन्होंने अपनी नदी को क्या किया है? आप दिल्ली से निकालते निकालते कल देश से बाहर करते करते कल कहेंगे देश से बाहर जाइए। हाँ नहीं, मैं स्वामी जी सवाल तो उठा सकती हूँ कि हमारी सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है पॉन्टून ब्रिज बनाने के लिए। हमारे 120 सैनिक आ रहे हैं, शायद तीन पॉन्टून ब्रिज और बनाए जाएंगे। देखिए मैं आपको दोबारा से बताऊं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, आई एम जस्ट टेकिंग ए स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ आवर कल्चरल डेवलपमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 16 नदियों को रिजुविनेट किया जो अभी तक किसी भी देश की एक सेकंड हमारे देश में सर, हमारे देश में 16 नदियों को कर्नाटक और महाराष्ट्र में सिर्फ, जिसमें से पंपा नदी, जिसमें से पंपा नदी का मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट है इनका, जिसमें से पंपा नदी का मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट है। प्लीज मेक ए बैकग्राउंड स्टडी और इम्पैक्ट असेसमेंट करके आइए। अब आप बोलो इसका पोल्यूशन, सर आप बताने, आप बात करने ये दीजिए। तो रविशंकर जी यहाँ तक बोल गए हैं कि हमने यमुना का भी उद्धार कर दिया है। यमुना की हालत आप देख रहे हैं क्या हुआ है। सिर्फ उन्होंने एक बार जाके थोड़ा कचरा इकट्ठा किया, उससे आपको अधिकार नहीं मिलता है कि आप सर्टिफिकेट ले लो और आप कुछ भी कर लो नदी को। दिक्कत यह है कि कायदे का यदि राज है तो एनजीटी ने जो कमेटी बिठाई थी वो इंडिपेंडेंट लोगों की, वो कोई राजकीय पार्टी के नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया कि ये फ्लड प्लेन का सत्यानाश हो चुका है, ये बेनाइन एक्टिविटी नहीं है।